वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स नॉलेज शॉर्ट्स। और आज हम स्टार्ट करेंगे एक टॉपिक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, इससे पहले मैंने आपको बताया था एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, दैट इज C/V। अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाम से क्लियर है, रिलेटिव मींस रिस्पेक्ट टू अनदर। तो इसका होता है रेशियो स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम, v1/v2। ओके, एंड दैट आप इसे बोलोगे कैसे, ये आपको ये ध्यान में रखना है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम। और इसे बोलो क्या, क्या बोलोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू रिस्पेक्ट टू, ऐसे बोलेगा। ठीक है, तो इसमें ये ध्यान रखना है। चलो, इतना आपको समझ में आ गया हो तो अब इसी को हम और क्या लिख सकते हैं। देखो भाई, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, जो मैंने आपको कल भी बताया था, याद हो तो, दिस इज एंगल I एंड दिस इज एंगल R। और हम यहां लिख सकते हैं एक और, दैट इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R। मींस मीडियम 1 में जो एंगल होगा वो डिवाइड बाई मीडियम 2 में जो एंगल होगा, और वो भी इसके साइन के साथ में। ठीक है, अब हम इसके अंदर ये जो रिलेशन हमारे पास बन के आया है, दैट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बन के आया है बताओ भाई, v1/v2। ओके, इतना तो आपको समझ में आ गया, 1 से 2। हम इसको मल्टीप्लाई करें C और C, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं कुछ ऐसे, C और C से, तो ये रिलेशन क्या बन जाएगा, C। हम इसको लिख सकते हैं C/v2 लाइक दिस। ठीक है, हम यहां मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, और किसके साथ डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय C। तो C/v2 एंड इसको एक साथ रख दो, क्या लिख देंगे भाई इधर, v1/c दैट इज इक्वल टू 1 μ2। ओके, अब इसको C/v2 लिख के, और इसको डिवाइड में क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, ये जो मल्टीप्लाई है ये मैंने डिवाइड कर दिया, v1 नीचे कर दिया, c ऊपर कर दिया। तो बताओ व्हाट इज C/v2, विशाल शेखर, व्हाट इज C/v2? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स C/v2 that is μ2। okay, what is C/v1? divided by C/v1 that is μ1। so here you can write refractive index of 2 respect to 1 μ2 divided by μ1, this is okay। अब देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के केस के अंदर क्या आ गया रिलेशन, 2/1। और स्पीड के केस के अंदर रिलेशन क्या था, बताओ कि स्पीड के अंदर क्या रिलेशन था, v1/v2 इक्वल टू, बोलो v1/v2, और ये क्या हो जाएगा μ2/μ1। ये रिलेशन आया कि नहीं, बोलो। अच्छा, एक और लिख सकते हो इसके साथ में, क्या, sin I अपॉन साइन R। तो देखो आपके पास ये रिलेशन बन गया है, अलग ही रिलेशन बन गया है। तो ये कह सकते हो सभी न्यूमेरिकल्स के लिए हम ये यूज कर सकते हैं। स्पीड के केस में v1/v2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के केस में 2/1 एंड sin I अपॉन sin R। ओके, तो ऐसे हम इसके अंदर लिख सकते हैं। ओके, अब मैंने जो तुम्हें कल बताया था, कुछ याद हो तो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, टेल मी। टेम्परेचर एंड अनदर वन वेवलेंथ, ये बात मैंने आपको बताई थी। अच्छा, अब इसी के अंदर एक चीज और मिल गई आपको, आल्सो डिपेंड ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ देयर डिफरेंट मटेरियल। ओके,
तो sin i अपॉन sin r ऐसा बन जाता है इसके बाद। ठीक है, तो अब मेरे को यहाँ ये बताना है आपको कि जो मैंने केवल दो फैक्टर बताया थे, इसके अंदर तीसरा फैक्टर और आता है, तो अब क्लियर होता है तीसरा फैक्टर कौन सा आता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पे डिपेंड करेगा, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड आल्सो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस पे भी डिपेंड करेगा। सपोज यहां से रिफ्लेक्ट ऐसे कुछ आती है, वैसे आ जाती है, और ये जो भी आता है, तो देखो व्हाट इज दिस, आप यहां बताओगे इसका जो तीसरा रीजन होता है, मैंने आपको दो रीजन बताए थे, पहला क्या बताया था, तो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टेम्परेचर, और मैंने आपको बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। दूसरा क्या बताया था भाई, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ के ऊपर भी बताया था, और ये भी मैंने क्या बताया था, ये इसकी कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये मैंने आपको बताया था। अच्छा, अब यहां देखोगे μ1 अपॉन μ2, ये जो तीसरा मैंने बताया दैट इज 1 2 इज आल्सो μ2 अपॉन μ1, मतलब इसके पेयर के ऊपर भी डिपेंड करता है। से मतलब यहां ये हो गया कि ये डेंसर और ये रेयर ले लें, ये डेंसर और रेयर ले लें, तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और होगा, ऊपर वाला रेयर नीचे वाला डेंसर ले लें तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और होगा। तो आप तीसरी बात यहां ये बताओगे पेयर्स ऑफ मीडियम, पेयर्स ऑफ मीडियम एग्जांपल से बताऊंगा, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आप दो एग्जांपल लेते हो, एक एग्जांपल लेते हो किसी एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1.33, दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते हो क्या 1.44, दोनों में डिफरेंस बहुत कम है, डिफरेंस बहुत कम है, तो ये जो गैप आएगा ना, ये जो लाइन जो मुड़ रही है, जो रे मुड़ रही है, ये कम मुड़ेगी। ज्यादा गैप हुआ तो जैसे एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने ले लिया, इसके बजाय आपने कोई दूसरा ले लिया दैट इज इक्वल टू 2.42, अब क्या होगा, देखो पेयर देखो, रेयर से डेंसर तो अभी भी है और रेयर से डेंसर अभी भी है, लेकिन फर्क क्या है, अब यहां ज्यादा गैप है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, इसके अंदर दिस इज रेयर, दिस इज मोर डेंसर, रेयर डेंसर सिंपल, ये सिंपल पेयर है, यहां से यहां तक में क्या हो जाएगा मोर डेंसर, तो रेयर से मोर डेंसर में मिलेगी, तो लाइट विल मूव मोर टुवर्ड्स द नॉर्मल, मींस इस केस के अंदर, इस केस के अंदर तो ऐसा बता दोगे आप, जैसे लाइट है रिफ्लेक्ट ऐसे आई और ऐसे थोड़ी सी मुड़ गई, सो दिस इज इन दिस केस। और इस वाले केस में क्या हो जाएगा, जब लाइट 1 मीडियम से 2, इस मीडियम को आप नाम दे दो 3, 1 मीडियम से 3 में एंटर करे, सपोज दिस इज, ये आप ऐसे बताओगे, तो अब इस वाले केस में ये जो रे ऑफ लाइट है इट विल मूव मोर टुवर्ड्स द नॉर्मल, मींस ये डेंसर ज्यादा है ना, 3 वाला डेंसर ज्यादा है, इसलिए इस r की वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। और मैंने आपको कल भी बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एंगल r, जितना एंगल r छोटा होगा उतना ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। आई बात समझ में? तो इट आल्सो डिपेंड ऑन द पेयर्स ऑफ मीडिया, पेयर्स ऑफ मीडिया पे भी डिपेंड करता है कि दोनों इक्विवेलेंट है, ज्यादा फर्क नहीं है, तो इसमें आपको ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं मिलेगा। इस केस के अंदर देखो आप, वैसे सीधी सी बात यहां सीधा आपको समझ में नहीं आ रहा कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 2 पर फार्मूला क्या होगा, μ2 अपॉन μ1, बताओ 2 अपॉन 1 कौन सी वैल्यू ज्यादा आएगी, टेल मी, 2 अपॉन 1 और दिस सॉरी 3 अपॉन 1 ज्यादा आएगी या 2 अपॉन 1 ज्यादा आएगी, 3 अपॉन 1 वैल्यू ज्यादा आएगी, तो आप कहोगे जो इसमें μ1 3 है, ये जो 3 अपॉन 1 है ये रहेगा ग्रेटर, और ये जो बताओगे μ1 2 ये क्या रहेगा इस केस के अंदर 2 अपॉन μ1 ये क्या रहेगा लेस, ये क्या रहेगा मोर। तो आप कंक्लूसिवली यहां क्या लिख सकते हो लास्ट में 1 μ3 ग्रेटर देन 1 μ2, इज इट क्लियर? तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये आल्सो डिपेंड करेगा द पेयर्स ऑफ मीडिया, ठीक है, पेयर्स ऑफ मीडिया पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। सो दिस इज नोन एज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इस रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर भी यही बताना है कि जैसे इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, इसकी भी कोई यूनिट नहीं, देखो ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे भी, इनके तो आपस में खुद ही नहीं है, तो फिर वहां अलग से क्या लेके आएंगे, C1 C2 ऐसा कुछ नहीं है, इसका कुछ नहीं, आप देख सकते हो आखिर sin i अपॉन sin r, भाई sin of i कोई यूनिट नहीं होती, sin of r कोई यूनिट नहीं होती है, ऐसे कैसे बता दोगे उसको? चलो आपको मैंने ये बता दिया, अब आप इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके इसको थोड़ा और मतलब इसको कुछ और फ्रीक्वेंसीज वगैरह के टर्म्स रखना चाहो तो देखो इधर देखो 1 μ2 v1 upon v2, tell me what is v1,
और स्पीड क्या बताया था, लैम्डा 1 टेल मी न्यू 1, ओके, लैम्डा 2 न्यू सेम रहता है। फ्रीक्वेंसी अभी तो मैंने बताया कि फ्रीक्वेंसी क्या रहती है रिफ्रैक्शन के अंदर, सेम रहती है, इसलिए ऊपर भी न्यू नीचे भी न्यू, न्यू से न्यू कट जाता है और आपके पास क्या बन जाता है बताओ भाई, दैट इज इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, लैम्डा 2 देखो v1 v2, अब एक यहां से एक और उठा लो, अभी और उठा लो, ये भी रखते हैं, क्या बन गया μ2 अपॉन μ1, और एक और रख दो क्या sin i अपॉन sin r। देखो आपके पास जैसे कहें ना गागर में सागर, सार आ गया है कि नहीं। आपको कभी वेवलेंथ पूछे तो निकाल दो, आपसे कभी स्पीड पूछे तो निकाल दो, आपसे कभी स्पीड के बारे में फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछे तो आप तो भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये क्या आ गया बताओ भाई, अब अभी बात बता नहीं रहे हो, मेरे को लगता है कि आप सोए हुए, अरे आपने ये नहीं बताया v1 अपॉन v2। कई बार जानबूझ के गलत इसलिए भी किया जाता है कि तुम्हारा ध्यान है कि नहीं, पता चला कि तुम्हारा ध्यान तो है पर आप डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे इसलिए नहीं बताया है ना। सो ऐसे बताओगे 1 से 2 के अंदर v1 और v2 लैम्डा 1 लैम्डा 2 v2। अब देखो यहां से वो वाली बात भी क्लियर होगी, μ2 इधर पेयर है, μ1 के साथ पेयर क्या है इधर, देखो μ2 लैम्डा 2 के इनवर्स प्रोपोर्शनल है, लैम्डा 1 μ1 के इनवर्स प्रोपोर्शनल है। ये बात तो मैंने आपको अभी भी बताई थी, सी लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जो मैंने आपको कोची फार्मूले में बताए थे। कुछ याद है क्या बताया था मैंने कोची फार्मूला, म्यू इक्वल टू a प्लस b अपॉन लैम्डा की 2 प्लस c अपॉन लैम्डा की 4, और यहां से हम ये कंक्लूजन निकलता है 1 बाय लैम्डा, ओके। सो दिस इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो नोट डाउन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इसके सभी टर्म्स आप कैसे देखोगे, हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स नॉलेज सोर्स। आज आपको बताऊंगा मैं रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास, रेक्टेंगुलर ग्लास है, ओके। तो मैंने आपको पहले बताया है रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ओके, इन टर्म्स ऑफ sin i अपॉन sin r, इन टर्म्स ऑफ μ2 अपॉन μ1, इन टर्म्स ऑफ स्पीड के इन टर्म्स से मैंने आपको सब बताया था। अब मैं आपको बताऊंगा रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, जो आपने अपने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा होगा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के अंदर रिफ्रैक्शन। तो पहले मैं डायग्राम बनाता हूं, ये डायग्राम जब मैं आपको लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल शिफ्ट होगी, लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा, उसके एक्सप्रेशन में भी इसका डायग्राम का काम होगा, ठीक है। तो मैं वही डायग्राम दोबारा बनाना चाहता हूं, ओके। सो दिस इज ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब A B C D such that the light entering on this face of slab such that, अब आप इसमें देखोगे ये इसका क्या हो जाएगा, टेल मी नॉर्मल, it will move towards the normal, then it will again entering in this, then it will move away from the normal, okay. So this is the diagram of refraction through a rectangular glass slab such that original जो ray of light तो वो कहां से आनी चाहिए थी, वो इस डायरेक्शन में आनी चाहिए थी, लेकिन ये इतना लैटरली डिस्प्लेस कर गई। लैटरल का नाम बताया मैंने, लैटरल, ओके। सो लैटर पीछे डिस्प्लेसमेंट या शिफ्ट कर गई। सो ये जो डिस्टेंस है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस एमर्जेंट, ये वाली रे ऑफ लाइट कौन सी है, दिस इज नोन एज एमर्जेंट रे, दिस इज ओरिजिनल रे। इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा हम उसे क्या नाम देंगे, उसे हम लैटरल शिफ्ट, हम इसके सिंबल में स्मॉल d यूज कर लेते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ओके। अब इसके अंदर आपको ये बात मैंने कल बता दी थी, क्या बताया थी मैंने, दिस इज एंगल I, दिस इज एंगल R, दिस इज एंगल I डैश, दिस इज एंगल E। ये बात मैंने आपको सारी बातें बताई थी, और उसमें मैंने आपको ये साबित किया था
ये चीज आपने अपने प्रीवियस क्लास 10th क्लास में भी एक्सप्रेशन पढ़ा होगा, मैं केवल उसका आखिर का रिजल्ट बना रहा हूं। और वो रिजल्ट क्या बना था आपको याद हो, दिस मीडियम 1, दिस मीडियम 2 एंड वापस ये मीडियम 1 में आ जाती है। और उससे मैंने आपको कल बनाया था, एक्सप्रेशन बनाया था, आपको याद हो तो बताओ क्या बनाया था, 1 म्यू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 म्यू 1 इज इक्वल टू, टेल मी व्हाट इज 1 से 2 में, एक मीडियम से 2 में रे ऑफ लाइट आ रही है तो क्या बताओगे, साइन ऑफ आई टू द साइन ऑफ आर। ये आपने स्लेब्स नाम में पढ़ा है कि नहीं, तो क्या बताओगे, साइन ऑफ आई टू द साइन ऑफ आर। इज इट क्लियर, इतना समझ में आया। उसके बाद 2 1 रिफ्रैक्टेड एज 1 रिस्पेक्ट टू 2, तो मींस अब कौन सा फेस आ गया, मीडियम 2 से मीडियम 1 में रिफ्रैक्ट एंटर करिए तो इसका क्या होगा बताओ भाई, आप इसमें क्या बताओगे, साइन आई डैश सी, साइन आई डैश एंड साइन ई। इसमें इस वाले केस के लिए ये वाला एंगल क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, इतना किया था। और साथ साथ में मैंने आपको एक बात और बताई थी, व्हाट इज 1 रिफ्रैक्टिव 2 रिस्पेक्ट टू 1, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव बताया था मैंने आपको। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव क्या होता था बताओ, स्पीड ऑफ 1 टू द स्पीड ऑफ 2, ये बताया था मैंने आपको, याद है। तो ये तो हो गया इसके बराबर, और ई किसके बराबर होगा, जब 2 से 1 में आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय v2 डिवाइड बाय, तो ये कट गया, ये सब कट गया, बताओ क्या आ गया। तो यहां एक कंक्लूजन क्या निकला। अच्छा, एक बात और बताया था मैंने आपको, दिस आई डैश एंड दिस आर, सी दिस आई डैश, ये एंगल और ये एंगल, देखो ये दोनों एंगल, सी ये कोई नॉर्मल है, ये कोई नॉर्मल है, ये एंगल क्या है, आई डैश, ये एंगल क्या है, आर। डू यू नो आई डैश एंड आर बोथ आर इक्वल, आई डैश और आर दोनों इक्वल है। पूछो क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये मैंने आपको कल बता दिया, तो मैं रनिंग रिंग ये सब बता रहा हूं। ओके, उसके बाद क्या बताओगे इसके अंदर, ये आपस में क्या हो जाएंगे, आई इक्वल टू आर है तो ये आपस में साइन रिंग इक्वल होंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा इसके अंदर, आप बताओगे 1 म्यू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 म्यू 1 इज इक्वल टू क्या जाएगा, साइन आई अपॉन साइन ई। और ये वैल्यू क्या है बताओ, 1। यहाँ 3 रेशियो बन गए, देखो 1 2 3 अलग अलग टर्म बन गए, तो अब आखिर में क्या है 1 2 3, ये आपस में इक्वल हो जाती है। फिर अब हम इसके अंदर इक्वेट करें फर्स्ट और थर्ड को, तो क्या निकल के आता हमारे पास, फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट करो, बताओ क्या निकल के आएगा, टेल मी। ये निकल के आएगा 1 म्यू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 म्यू 1 इज इक्वल टू, टेल मी, दैट इज इक्वल टू 1। एक एक्सप्रेशन आपके पास बहुत ही जरूरी ये बन जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या बना है, उसके बाद बताओ इस दोनों से क्या बनेगा, बताओ इन दोनों से क्या बनेगा, टेल मी, साइन आई अपॉन साइन ई इक्वल टू 1। ये उसको उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन आई इक्वल टू साइन ई, और साइन आई इक्वल टू साइन ई करेंगे ये, तो ये आपस में हट जाता है, आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई। तो यहाँ एक साबित और होगी ये बात, क्या, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ एमर्जेंट। जिस एंगल से रे ऑफ लाइट एंटर करती है उसी एंगल से रे ऑफ लाइट बाहर निकल जाती है, ये चीज हमने पहले साबित की थी। अब इसके अंदर हमें ये सीखना है, ये समझना है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है रे ऑफ लाइट का, ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहले तो आपसे पूछे व्हाट इज लैटरल डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज लैटरल शिफ्ट, टेल मी, बताओ व्हाट इज लैटरल शिफ्ट। मैंने आपको डायग्राम में बता दिया, अपने आप से क्या डेफिनेशन बना सकते हो। What is lateral shift? See, the perpendicular distance between original ray of line with a emergent ray. This is known as lateral shift. Okay, ये यहाँ क्लियर हो गया। अब हमें यहाँ निकालना है इस lateral shift का एक एक्सप्रेशन, ठीक है। मैंने कल आपसे कुछ क्वेश्चन कहा हो, कुछ याद हो तो मैंने ये कहा था lateral shift किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, कुछ याद है। ये जो गैप है, ये गैप कम होगा या ज्यादा होगा यदि मैं इस स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल दूं। इस लेटरल शिफ्ट पे क्या असर पड़ेगा यदि मैं इसकी ये विड्थ है ना, सपोज ये यहां से यहां तक थिकनेस थी, ये इतनी मोटी है, ठीक है, इसको मैं और बढ़ा दूं, लेटरल शिफ्ट पे क्या फर्क पड़ेगा। वहां मैं बार बार बोल रहा हूं, हो सकता है आपसे
एक्सप्रेशन ना पूछें पर आपसे जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं उसमें पूछ ले, व्हाट हैपेंस व्हेन द थिकनेस ऑफ दिस स्लैब इंक्रीज, क्या होता है यदि इसकी थिकनेस बढ़ा दें, क्या होगा यदि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा दें, फिर आप कैसे सोचोगे, कैसे समझोगे, ठीक है। क्या हो यदि हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दें, आई की वैल्यू बढ़ाएंगे तो लेटरल शिफ्ट पे क्या फर्क पड़ेगा, ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो अब इस चीज को समझने के लिए हम इसका एक छोटा सा एक्सप्रेशन करेंगे, उस एक्सप्रेशन से आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी। ओके, ये बात समझ में आई। अच्छा, व्हाट इज, ये रे कौन सी है, कौन सी रे भाई, दिस इज रिफ्रैक्टेड, दिस इज इंसिडेंट, रिफ्रैक्टेड एंड दिस इज, सो ये कौन सी होगी भाई, है इंसिडेंट, दिस इज, टेल मी, ये वाली कौन सी होगी, है रिफ्रैक्टेड, ये रिफ्रैक्टेड हो गई है। अब व्हाट इज दिस, कोई मुझे बताए कि इस एंगल को मैं क्या नाम दूं, द एंगल ऑफ डेविएशन। मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया था कि नहीं, व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन, भाई ओरिजिनल रे ऑफ लाइट जितना डेविएट हो जाती है, ठीक है, ओरिजिनल रे ऑफ लाइट तो ये है, और ये डेविएट जितना होगी, इसे हम एक नाम और देंगे, दिस इज नोन एज डेल्टा एंड दिस इज नोन एज एंगल ऑफ, टेल मी, डेविएशन। यहां हम यहां वर्ड यूज करेंगे डेविएशन, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ फॉर्मुलाटीज के साथ में। फॉर एग्जांपल वी आर गिवन रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब एबीसी, फॉर्मुलेटी कर सकते हो, कोई भी एक्सप्रेशन करो, कोई भी डेरिवेशन करो, सबसे पहले उसका बैकग्राउंड बनाना बहुत जरूरी है। वी आर गिवन ए रेक्टेंगुलर ग्लास एबीसीडी, डन। उसके बाद देन वी मेक ए लाइट fall on it at angle I such that it refracted with angle R and then again it emerged out from this slab with angle E, done। ये होने के बाद अब आप स्टार्ट करोगे और एक चीज और बताओगे, बीच में बताते बताते we are given a rectangular glass slab A B C D, उसके साथ में चीज और बताओगे of thickness T या width T, इसकी width कितनी ली आपने T। अब हम स्टार्ट करते हैं, क्या निकालना है, बताओ मेरे को क्या निकालना है, दिस लेटरल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट कैसे निकालोगे, बताओ लेटरल शिफ्ट कैसे निकालोगे। अब थोड़ा सा आपको अपनी प्रीवियस 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी है, बहुत ही आसान से निकाल लोगे। चलो नाउ वो फॉर्मुलेटीज कर दोगे, कंसीडर करो भाई ट्राइंगल, इसका नाम लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखो, इसका नाम है M, इसका नाम है A, इसका नाम है N और इसका नाम है O और इसका नाम है J, बन गया ना, MANOJ बन गया। अलग अलग ट्राइंगल लेंगे, एक बार लेंगे यहाँ पर ट्राइंगल MAN, एक बार ट्राइंगल लेंगे MAN। नाउ इन कंसीडरिंग ट्राइंगल MAN, टेल मी इन ट्राइंगल MAN आपको निकालना क्या है, टेल मी, आपको निकालना क्या है, NO निकालना है, दिस इज द लेटरल शिफ्ट। तो अब हम इसके अंदर MAN ले लो या सबसे बेस्ट रहेगा ANO, तो मैं इसके अंदर ले लेता हूं ANO, ये बढ़िया रहेगा। स्टेप बाय स्टेप ट्रायंगल ANO में मेरे को बताओ क्या होगा, ON अपॉन NA, टेल मी बताओ क्या होगा। मैं इस ट्रायंगल को इस तरह बना रहा हूं, ट्रायंगल कुछ ऐसे है, ये ट्रायंगल कुछ ऐसे है और ये इसके साथ में कितना डिग्री एंगल पे है, टेल मी एट 90 डिग्री। और ये वाली लाइन कैसी है, दिस इज डॉटेड, बताओ। तो ये 90 डिग्री, दिस इज एंड दिस इज O एंड दिस इज A, तो ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज NO इज व्हाट, ये तो हमें निकालना ही है, NO ON अपॉन NA, बताओ भाई ON अपॉन NA एंड व्हाट इज दिस, दिस इज नोन एज डेल्टा, डेल्टा है कि नहीं, तो आप इसमें क्या लिखोगे, टेल मी NO अपॉन NA इज इक्वल टू, टेल मी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज sin डेल्टा, ये बात समझ में आएगी नहीं। और डेल्टा को क्या ले सकते हो, डेल्टा को क्या ले सकते हो, इधर देखो ये A है, देखो लाइट रे ऑफ लाइट कैसे आ रही है, ये है ओरिजिनल, ओके ओरिजिनल आ रही है, व्हाट इज दिस नॉर्मल,
ये क्या है भाई r। तो मेरे को बताओ क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये पूरा का पूरा ये इस पूरे के बराबर होगा? क्यों? वर्टिकल अपोजिट एंगल भाई ये एक नॉर्मल है और ये रेफ्लेक्ट आनी तो ऐसे चाहिए थी लेकिन मुड़ गई ऐसे। ये पूरा एंगल दिस इज एंगल I, तो आप क्या कह सकते हो एंगल I इज इक्वल टू r प्लस डेल्टा। दैट डेल्टा क्या लिख सकते हो I माइनस बोलो लिख सकते हैं कि so at place of delta can we write what sin I minus r। अब यहां हम डेल्टा मेजर करने जा ही नहीं रहे, हमारे पास केवल क्या है I एंड r। डेल्टा दे रखा तो ठीक है, अगर डेल्टा ना दे रखा हो तो आप ऐसे निकाल लो। कितना समझ में आया? बहुत ही बेसिक स्टेप है। अब हमें निकालना है इसके अंदर ON एंड व्हाट इज ON? ON is the perpendicular distance between this original and this emergent। तो ON क्या हो जाएगा? This is also known as D and what is D? चलो नेक्स्ट स्टेप पे करते हैं। NA इधर चला जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा sin I minus r। कितना समझ में? तो आपके पास ON is also known as D and NA and sin I minus r। तो इतना भी आपको समझ में आ गया होगा, इसमें तो कोई मैंने नई बात की नहीं। दिस इज इक्वेशन 1। ओके, अब आपके पास एक चीज और है जिसको एलिमिनेट करना है। तो क्या आप Na की जगह कुछ रख सकते हो? बताओ भाई, Na की जगह क्या रखें? Na की जगह हम इधर देखो ट्रायंगल दूसरे लो, कौन सी? MAN। कौन सी ट्रायंगल हो गया? MAN। इस ट्रायंगल में MAN ट्रायंगल के अंदर क्या देखोगे? बताओ। नाउ कंसीडरिंग, अब कौन सी कंसीडर करोगे भाई? नाउ कंसीडरिंग ट्रायंगल MAN। ओके, MAN ट्रायंगल कंसीडर करो। व्हाट इज दिस? 90। ये एंगल क्या है? R। तो मेरे को बताओ, आपको AN हटाना है, NA हटाना है, तो कैसे करोगे? आप बताओगे AM by AN। बोलो ये बात समझ में आएगी? क्या लिखोगे? व्हाट इज AM by AN? मैं ट्रायंगल फिर बना रहा हूं। दिस इज, बताओ भाई, बताओ। ये 90, ये एंगल R और ये वाला क्या है? हमने इसको क्या माना है? दिस इज नॉर्मल जो डॉटेड है। चलो, व्हाट इज दिस? N, दिस इज A, दिस इज M। तो मैं क्या MAM अपॉन MN, बताओ। अरे बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब ये तो पता ही होगा 90 के साथ में जो ये एंगल होता है इसके साथ में जो होती है लाइन वो क्या होती है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। अरे पंडित बद्रीनाथ प्रसाद, कुछ तो पता होगा। कोस R। अब बताओ AM, ये इधर चला गया AN कोस R। समझ आ गया? लेकिन हमें एलिमिनेट क्या करना है? हमें एलिमिनेट करना है AN। तो मैं AN को इधर ले जाता हूं और AN अपॉन कोस R बोलो लिख सकते हैं कि नहीं? लिख दिया। अब इसको अब कहोगे सर यहां तो NA है, यहां AN है, इससे आप कंफ्यूज मत हो। इक्वेशन 2, और अब हम क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट करेंगे। और क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे भाई? सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1। इससे इसमें कुछ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो d की वैल्यू क्या आएगी? बताओ भाई, d की वैल्यू क्या आएगी? बोलो। AN इज इक्वल टू AM अपॉन कोस R। आवाज नहीं भाई। sin I माइनस R। ठीक है, D AM अपॉन sin I माइनस I। ओके, एंड व्हाट इज AM? T। So this D is equal to T sin I minus R and divide by cos R। Is it clear? ये समझ में आएगा? तो ये डेप्थ, ये D किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? थिकनेस के ऊपर।
टी बढ़ाएंगे डी बढ़ेगी। नॉर्मल सोचो कि ये ग्लास स्लैब कुछ ऐसे होती, देखो इधर देखो, इससे कोई लेना देना नहीं, रिफ्लेक्ट आई, रिफ्लेक्ट ऐसे आती है, अब इधर मुड़ के, अब डन। अब इसकी थिकनेस बढ़ा रहा हूं, मींस माना कि ये यहां होती है, ध्यान से देखो, रिफ्लेक्ट ऐसे आती, यहां से अब कंटिन्यूस रहती ना, क्योंकि ये वाली अब क्या करती तुमने हटा दी और इसकी थिकनेस को क्या कर दिया, थोड़ा सा और बढ़ा दिया, तो रिफ्लेक्ट ऐसे आती। तो दिख रहा है आपको, ये पहले वाली लेटर शिफ्ट है और ये अब वाली लेटर शिफ्ट है, लेटर शिफ्ट बढ़ेगी नहीं, मींस जब हम थिकनेस बढ़ाएंगे किसकी, इस स्लैब की थिकनेस बढ़ाएंगे तो लेटर शिफ्ट भी बढ़ जाएगी। ये क्लियर, ये बात साबित हो गई। अब मैंने कल यही तो बताया था, व्हाट हैपेंस व्हेन द थिकनेस इंक्रीज करें डिक्रीज करें तो इससे इसके लेटर शिफ्ट पे क्या फर्क पड़ेगा। तो पहले एक्सप्रेशन से समझ में आया, एक्सप्रेशन से भी साबित हो गया, और वैसे भी यार इतना तो आप समझ ही सकते हो, थिकनेस बढ़ाएंगे तो ये रिफ्लेक्ट यहाँ ना मुड़ के यहाँ जाके मुड़ेगी, तो गैप पहले से ज्यादा हो गया, यहाँ पहले गैप क्या है, कम था, गैप ज्यादा हो गया, इसका मतलब टी बढ़ाएंगे लेटर शिफ्ट भी बढ़ेगा। ये बात समझ में आएगी नहीं, डन। दूसरी बात आपको, सर हम इसके अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाएं, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाएं, इस ग्लास स्लैब जिस मटेरियल से बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाएं तो क्या असर पड़ेगा। लेकिन सर यहाँ तो कुछ असर मिल ही नहीं रहा है, नहीं मिल रहा है ना, बताओ भाई क्या यहाँ कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जिक्र है, बिल्कुल नहीं है। तो अब इसके लिए भी हम कर सकते हैं, ये ट्रायंगल बनाई थी, समझ में आ गई थी, इसको मैं हटा रहा हूँ, और अब इसके बाद हम यहाँ इस एक्सप्रेशन के अंदर थोड़ा सा और चीज लेकर आएंगे, क्योंकि वही बात मैं बता रहा हूँ, फिजिक्स को दो तरह से साबित कर पाते हो किसी एक्सप्रेशन को, एक तो थ्योरेटिकली, हाइपोथेटिकली, अजम्पशंस के हिसाब से, अजम्पशंस किया आपने, ओके, उसके बाद फिर दूसरा करते हैं एक्सपेरिमेंटली, एक्सपेरिमेंट किया, फिर उसके बाद हम करते हैं एक्सपेरिमेंट्स के साथ में इसके एक्सप्रेशन के साथ में। एक्सप्रेशन से हमें पता चला टी बढ़ाओगे तो डी बढ़ेगा, और वैसे इससे भी पता कर लिया था आपने, टी बढ़ाओगे तो डी भी बढ़ेगा, ओके। अब हम यहाँ ये देखना चाहते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलो अब पहले आप अपना पहले से ही बना लो एक गैस, एक अजम्पशन बना लो, क्या होगा यदि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा दे। सोचो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाएंगे तो इधर देखो, ये लाइट इधर जाके यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा देंगे तो क्या होगा, इट विल मूव मोर टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये कहां से आएगी, यहां से आएगी, तो यहां से आएगी तो ये यहां से मुड़ जाएगी। बताओ एक ये लाइन यहां, एक लाइन बताओ बढ़ गया कि नहीं, ये बात तो साबित होगी। तो ये बात हमने वैसे तो साबित कर ली, लेकिन क्या हम इसको मैथमेटिकली भी साबित कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब हम इसके अंदर इसका मैथमेटिकली चेक करते हैं। ओके, इतना लिखा, इतना समझ में आ गया। अब फिर दोबारा फिर मैथमेटिक्स, तो आपका ये जो मैथमेटिक्स है उसमें कई बच्चे बड़े बहाने लगाते हैं है ना, जैसे a + b का स्क्वायर पूछ लें तो बायो वाले बैठे रहेंगे और फिर ये और कहते हैं कि सर हमारे पास तो बायो। प्लीज ऐसा मत कहा करो, 4 + 3 मुझे 7 बताना हो और आपको ना गलत बता दो, उस समय ये मत कर देना कि सर बायो। 4 + 3 नॉन बायो को ही पता होता है। डन, इतना समझ में आया, डिवाइड बाय cos r। इसको sin a - b, डू यू नो व्हाट इज sin a - b? इसका एक्सप्रेशन पता है आपको क्या होता है, बताओ भाई। sin a - b, टेल मी, sin a cos b minus cos b sin a, I am right or not? cos a sin b, मतलब आप जब जग रहे हो कह सकता हूं, समझ रहे भाई, sin a cos b cos a sin b। तब यहां देखो t आगे बढ़ो, sin एक्सपेंड करो, क्या बनेगा, sin i cos r minus cos i sin r। आई एम करेक्ट, सही है बात समझ में आई, डिवाइड बाय cos r, कितना समझ में आया। इसको इधर पास कर दो, इसको इधर पास कर दो,
t इज इक्वल टू बताओ क्या हो जाएगा sin i cos r डिवाइड बाय cos r माइनस cos i sin r डिवाइड बाय cos r। समझ में? अब क्या करोगे इसके अंदर इस sin r को क्या लिख सकते हो? आप कहोगे सर अभी तक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहीं नजर ही नहीं आया, अब आएगा नजर। व्हाट इज म्यू? sin i अपॉन sin r। बोले लिख सकता हूँ कि नहीं? तो मैं sin r को क्या लिख सकता हूँ? आप इसमें 3 डॉट करोगे, यहाँ म्यू इज इक्वल टू sin i अपॉन sin r। तो यू कैन राइट sin r इज इक्वल टू टेल मी sin i अपॉन म्यू। sin r की जगह क्या सकते हो आप? देखो भाई sin r इधर ले गए, म्यू इधर आ जाएगा और क्या आ जाएगा sin r sin i अपॉन म्यू। तो जहां sin i है वहां क्या पुट कर दोगे? sin i अपॉन म्यू। और अभी म्यू तो चाहिए था, म्यू मिल गया है कि नहीं? ओके, अब हम यहाँ इसके अंदर क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन के अंदर लिखेंगे t। बोलो समझ में आया इतना? sin i ऐसे कैसे रखो माइनस cos r। ओके राइट cos i। तो आप बिल्कुल आंखें जमाए रखना, मैं जानबूझ के गलत करूंगा, यदि तुम्हें समझ में आए तो कमेंट में बताना गलती की है। ओके cos i sin i अपॉन म्यू और डिवाइड बाय cos r। इज इट क्लियर? या थोड़ा सा ये r आ रहा है, सारे i आगे r आ रहा है ना, तो इसको भी क्या कर देते हैं, फिर एलिमिनेट कर देंगे। और cos थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट। ये पता है कि नहीं? चलो पता है तो बहुत अच्छी बात है। sin i ले लेते हैं कॉमन, t sin i। आगे बोलो क्या बचा? 1 माइनस क्या बचा? दो cos i डिवाइड बाय म्यू। आगे बोलो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस sin स्क्वायर r। बोलो लिख सकता हूँ कि नहीं? लिख सकते हैं। अब आगे इसको और क्या लिख सकता हूँ? टेल मी। sin r अभी तो निकाला है आपने, बोलो ये निकाला है कि नहीं? तो फिर दोबारा ये d जो आ रहा है t sin i 1 माइनस cos i डिवाइड बाय म्यू, इसे लिख सकते हैं। बोलो भाई 1 माइनस sin i स्क्वायर डिवाइड बाय म्यू स्क्वायर। ये बात समझ में आई कि नहीं? आप ये बात ध्यान रखना ट्रिग्नोमेट्री वालों कि sin स्क्वायर i यूज करना है, sin i स्क्वायर नहीं करना है। वेरी गुड। अब बताओ अब क्या करें? d t sin i आगे बोलो 1 माइनस cos i। मेरे को बताओ मैं इसका एलसीएम ले सकता हूं, और एलसीएम लिखने के बाद मैं क्या लिख दूं? म्यू स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर i। और ये जो रूट में जो म्यू है वो इसके म्यू से ये वाला म्यू बोलो कटेगा कि नहीं? ये बात समझ में आई? फिर रूट लिया, रूट लेने के बाद ये 1 म्यू स्क्वायर माइनस से आ गया, और ये जो रूट में है स्क्वायर ये बाहर आएगा तो म्यू बन जाएगा। मेरे को लगता है एक स्टेप और चाहिए तुम्हें। अब समझ में आया? अगली बार क्या किया? इसका तो स्क्वायर रूट कर नहीं सकते क्योंकि दो चीजें डिफरेंस के अंदर, इसका स्क्वायर रूट कर सकते हैं। इसका स्क्वायर रूट करोगे तो क्या आएगा? d इक्वल टू टेल मी t sin i, और इसमें लिखते हैं 1 माइनस cos i। और अब मैं सीधा लिख रहा हूं इसका रूट करोगे तो अकेला क्या बचेगा? म्यू। म्यू से म्यू कैंसिल। अब मैं उसको लिख ही नहीं रहा हूं, ठीक है? और मैं केवल क्या लिख रहा हूं? देखो भाई म्यू स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर i। दिस इज द सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन। सिंपल या कॉम्प्लेक्स थोड़ी है, याद करना जरूरी नहीं है, ठीक है? याद करना जरूरी नहीं है, ठीक है? जरूरी तो है लेकिन याद नहीं होगा, उसके लिए जरूरी है कि आप एक्सप्रेशन सीखो, कैसे डिराइव कर सकते हो, ठीक है? अब आप कहोगे सर आपने तो ये कहा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है, यहाँ हमें तो कुछ
क्लू नहीं मिल रहा है कि कैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है। बताओ कैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है। चलो टेल मी क्या होगा यदि म्यू की वैल्यू बढ़ा दें। सी इधर देखो भाई सर, म्यू की वैल्यू बढ़ा देंगे तो म्यू बढ़ाएंगे मींस डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, लेस, कम होती जाएगी। तो एक में से कोई वैल्यू कम होती जा रही है, एक में से कोई वैल्यू कम होकर घटती जा रही है, इसका मतलब ये वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। आगे दोबारा देखो, म्यू की वैल्यू बढ़ाई, डिनोमिनेटर बढ़ा, डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो एक में से कोई वैल्यू कम होती जा रही है, कम होकर घटती जा रही है, तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है कि नहीं। भाई पहले एक में से घटाया आपने 0.5 घटाया, फिर ये वैल्यू एक में से 0.4 घटाया, एक में 1.03 घटाया, तो ओवरऑल वैल्यू क्या होती जा रही है, 0.5 है, 0.6 है, 0.7 है। बताओ बढ़ती जा रही है कि तो मैंने यही तो बताया, ये वैल्यू पूरी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाओगे तो dB बढ़ जाएगा। और वैसे मैंने इसको वैसे भी साबित करके बता दिया आपको कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाएंगे तो इट विल मूव मोर टुवर्ड्स द नॉर्मल। मोर टुवर्ड्स द नॉर्मल मींस, मोर टुवर्ड्स द नॉर्मल मींस क्या मतलब है, मोर टुवर्ड्स द नॉर्मल से मतलब है कि अब ज्यादा दूर से जाएगी तो अब ये यहां से निकलेगी, तो अब लेटरल शिफ्ट सीधा दिख रहा है, बढ़ेगी ना, बढ़ गई। ओके, अब यहां आपके पास कंक्लूजन निकल जाता है, और कंक्लूजन में क्या निकलता है, फैक्टर अफेक्टिंग द लेटरल शिफ्ट। सो फर्स्ट वन बताओ भाई, फर्स्ट वन फैक्टर किस पे डिपेंड करता है, टेल मी, डिपेंड ऑन टी। ओके, तो आप कह सकते हो ये जो डी है वो टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं, टी बढ़ाओगे डी बढ़ जाएगा। ओके नेक्स्ट आगे बताओगे ये डी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कैसे प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। भाई म्यू बढ़ाओगे ज्यादा बढ़ाएगी, ज्यादा क्या बढ़ेगा मींस इसके भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, हमको सारी लैंग्वेज में लिख रहे हैं, इससे समझ रहे हैं। उसके बाद मैं आपसे ये कहूं कि यदि ये जो लाइट रे आ रही है इसकी वेवलेंथ घटाऊं या बढ़ाऊं से क्या फर्क पड़ेगा, इसकी वेवलेंथ बढ़ा दी, लाइट की वेवलेंथ बढ़ा दी, तो अब बताओ लेटरल शिफ्ट घटेगी या बढ़ेगी। अज्यूम करो, सोचो, अरे मान लो आपको पता है V = लैम्डा न्यू होता है कि नहीं, बोलो होता है कि नहीं। लैम्डा बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी, और किसी लाइट की स्पीड बढ़ेगी तो मेरे को बताओ वो चांसेस कम होते हैं कि वो बैंड कम या ज्यादा हो, कम बैंड होगी ना। भाई जैसे फास्ट बॉल आती है, वो उसको चाहे आप कितना भी टर्न कर लो वो सीधे ही जाएगा। ठीक है, कितना भी टर्न कर लो फास्ट बॉल हमेशा कैसे जाएगी, हल्की सी टर्न होगी, बहुत कम होगी। लेकिन वही जब स्लो बॉलर होता है तो बिल्कुल आराम से खड़ा होकर ऐसे फेंकेगा, तो स्लो बॉल टर्न ज्यादा होती है, मींस स्लो स्पीड आएगी, टर्न ज्यादा होगी, ज्यादा टर्न होगी तो ये ज्यादा मिलेगा। स्पीड फास्ट है, वेवलेंथ ज्यादा है, स्पीड फास्ट है, तो ये कम नहीं मुड़ेगी, चाहेगी सीधा जाना, तो सीधा जाना चाहेगी। हो सकता है बिल्कुल इधर तो नहीं जाए, लेकिन थोड़ा सा इधर से चलेगी, लेटरल शिफ्ट क्या हो गई, कम हो गई नहीं। तो यहां आप ये बताओगे यहां जो डी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के। ये बात क्लियर हुई कि नहीं, बोलो बात समझ में आई कि नहीं। ओके, तो इससे आप ये चीज निकाल सकते हो। अगेन मैं चीज को रिपीट कर रहा हूं, मैंने आज आपको बताया है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के अंदर जब रे ऑफ लाइट एंटर करती है तो वो थोड़ी सी डेविएट हो जाती है अपने ओरिजिनल पाथ से, वो डेविएट विद एंगल सम डेल्टा एंड आल्सो डिस्प्लेस विद सम डिस्टेंस d, दैट इज नोन एज लेटरल शिफ्ट। डन। फिर इस लेटरल शिफ्ट के लिए मैंने ये d ले लिया। ओके, उसके बाद हमने यहाँ क्या निकालना चाहा, ये आपको अपने प्रीवियस क्लास के अंदर सब पढ़ा हुआ है।
so I don't think to describe this. Or now see, now considering triangle A and O. क्यों चाहिए ट्रायंगल? क्योंकि मुझे क्या चाहिए, लेटरल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट के लिए मुझे क्या चाहिए, NO डिवाइड बाय NA। किसी ने ये क्वेश्चन पूछा नहीं, पर मैं ही पूछता हूँ, आपने सर NO डिवाइड बाय OA क्यों नहीं किया, NO डिवाइड बाय AN क्यों किया? क्योंकि हमें ये लेंगे ना, ये लेंगे तो इससे अब दोबारा इसकी जगह पे हम क्या लिख सकेंगे, ये हमें सब्स्टिट्यूट तो करनी है वैल्यू। अब देखो इसकी जगह ये ले लेते हैं, तो अब इसकी जगह क्या सब्स्टिट्यूट करें बताओ, नहीं कर सकते ना। और हमें गिवन क्या है, ये वैल्यू तो दी है, हमें तो केवल इसकी थिकनेस दी हुई है। तो शुरुआत हमने क्या की, ANO ट्रायंगल ली, इसमें ON डिवाइड बाय NA व्हिच इज हाइपोटेनस। जब डिवाइड किया तो क्या आ गया आपके पास, ON डिवाइड बाय NA दैट इज इक्वल टू sin डेल्टा, और यू कैन से I माइनस R। ओके, अब ON चाहिए तो N इधर आ गया, sin I माइनस R। अब आपको यहाँ क्या सब्स्टिट्यूट करना है, NA कौन सा, ध्यान से देखो, इसके लिए ट्रायंगल ले लो NA, तो कैसे करोगे, AM डिवाइड बाय AN, AM डिवाइड बाय AN। मुझे क्या चाहिए, AN चाहिए ना, तो AN इधर लेके जाएंगे तो cos R नीचे हो जाएगा, तो मींस मेरे को क्या मिलेगा, AN इज इक्वल टू AM अपॉन cos R। और इसकी वैल्यू अब कहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहां, ठीक है, D मिल गया आपको, AN की जगह रख दिया AM अपॉन cos R और sin I माइनस R। हमारे पास लास्ट में ये एक्सप्रेशन बन गया। इसके अंदर ये तो चीज साबित हो गई है कि थिकनेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, थिकनेस बढ़ाएंगे लेटरल शिफ्ट बढ़ेगी। दूसरा मैंने यहाँ और बताना चाहा कि इसके अंदर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाएंगे इससे कोई रिलेशन नहीं आया ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए मैंने थोड़ा सा यहाँ क्या बदला, sin I माइनस R, एक्सपेंड करो, sin I cos R माइनस cos I sin R, cos R डिवाइड कर दिया, cos R डिवाइड cos R से cos R कैंसिल, cos I माइनस sin R cos R। ओके, अब इसके बाद हमने क्या किया, इस sin R की जगह मैंने क्या कर दिया, sin I अपॉन sin R म्यू, sin R म्यू डिवाइड कर दिया, तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल गया कि नहीं। इस R sin R की जगह sin I अपॉन म्यू, ये म्यू इधर आ गया। ओके, अब sin I दोनों है, मैंने कॉमन ले लिया, 1 माइनस cos I म्यू 1 माइनस sin स्क्वायर R, बड़े sin cos R कर सकते हो, cos थीटा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ओके, तो अभी क्या हो गया, म्यू 1 माइनस sin स्क्वायर I एंड म्यू स्क्वायर। इस sin R की जगह क्या सकते हो, sin I पर स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर लग गया, सीधी सी बात है। अब आगे ये इसका एलसीएम लेते हैं, म्यू स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर I, ओके, ये इधर जाता है, sin स्क्वायर I से आ जाता है, और अब ये जो म्यू है, ये इस म्यू से ये म्यू कैंसिल हो जाता है। फिलहाल ये स्क्वायर रूट के अंदर है, जब ये बाहर आएगा तो स्क्वायर रूट से इसका स्क्वायर हट जाएगा, म्यू से म्यू कैंसिल, और यहाँ आपके पास आ गया t sin I 1 माइनस cos I, बोलो, और म्यू स्क्वायर sin स्क्वायर I। अब यहाँ से ये साबित हो गया, दिस d डिपेंड ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of this given material of rectangular glass slab। और मैंने बता भी दिया, ये बढ़ेगा तो TB बढ़ेगा, लेकिन देखो कहां से कहां तक चल रहा है, बढ़ा, जनरेटर बढ़ा, ये पूरी क्वांटिटी कम हुई, एक में से कोई वैल्यू कम होती जा रही है, तो ये एक में से कोई वैल्यू कम होती जा रही है, मींस कम वैल्यू घटती जा रही है, ये वैल्यू ओवरऑल क्या होती जा रही है, घटती जा रही है। यहां से आपने ये साबित किया। ओके, नाउ अब आपको ये बताना है कि इसके अंदर मैक्सिमम लेटरल शिफ्ट कब आ सकता है। मैं आपसे पूछूं, क्या ये जो लेटरल शिफ्ट है इसकी विड्थ से भी ज्यादा आ सकता है? भाई क्या करें, ऐसा कुछ करें, आई की वैल्यू घटाएं बढ़ाएं, इसकी विड्थ से भी ज्यादा, इसकी थिकनेस से भी ज्यादा क्या आ जाए, लेटरल शिफ्ट आ जाए।
बोलो हो सकता है कि नहीं हो सकता? अब ये क्वेश्चन आपसे पूछ ले और आपने दिमाग में लगा ही नहीं रखा, मैंने वही बोला ना, स्पेशल केस होते हैं ना, स्पेशल केस, स्पेशल केस में ये क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। बताओ कैसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। कैसे भाई? इधर देखो, आप यहां निकालोगे, यहां निकालोगे स्पेशल केस के अंदर, स्पेशल केस के अंदर क्या निकालना है? डी मैक्सिमम कब होगा? सी, डी मैक्सिमम कब होगा? आई की वैल्यू क्या हो? 90, आई की वैल्यू 90 रखो, हर जगह आई की वैल्यू 90 रखो, आई 90, sin 90 1, cos 90 0, ये सारा का सारा 0, 0 पॉइंट समथिंग, एवरीथिंग 0, 1 माइनस 0 1। तो आपके पास d की वैल्यू मैक्सिमम कहां मिलेगी? एट थीटा 90 डिग्री, और ये जो d की वैल्यू वो किसके बराबर हो जाएगी? t के बराबर। Is it clear? So here the conclusion is, क्या conclusion निकला? d की वैल्यू कभी भी t से ज्यादा नहीं हो सकती, इक्वल आ सकती है, t से ज्यादा कभी नहीं हो सकती। तो आप वहां कह तो सकते हो नो, नो इट इज नॉट पॉसिबल, रीजन दे सकते हो। Is it clear? समझ में आया आपको? ऐसे आप इसके अंदर कर सकते हैं। सो राइट डाउन